हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास वंस अगेन। और आज की इस क्लास से हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा हमारी हैंडआउट की सीरीज को। और ये हैंडआउट के जो लेक्चर्स रहने वाले हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ और दोबारा से आज बता रही हूँ। लास्ट क्लास के अंदर यानी जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर हमने डिस्कस करा था हमारा ब्लूप्रिंट। ठीक है, ब्लूप्रिंट क्या था, ये सारी चीजें हमने समझी थी और किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ये सारी चीजों को हमने समझा था। अब जब आज की क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं तो द लास्ट लेसन जो चैप्टर है जिसको लिखा है अल्फोंसे डॉरेट ने, यहाँ से हम जो चीजों की शुरुआत है वो करने वाले हैं। यानी चैप्टर 1 जो है वहां से हम उसको शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम क्या क्या करेंगे आज के लेक्चर में, इससे पूछे गए जितने भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज या वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं वो सारे कवर करेंगे। साथ में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं उनको भी कवर करेंगे। सबसे पहले बेटा आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमें जान लेना चाहिए, जिन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो है फ्लेमिंगो प्रोज जो पूरी किताब है उसको हमें एक साथ लेके चलना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कभी भी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लिश को हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स की तरह नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के अंदर हर एक चैप्टर का वेटेज बताया गया होता है कि इस चैप्टर से इतने नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर इंग्लिश के अंदर ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश के अंदर किसी भी पार्ट से कितने भी मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम डिपेंडेंट होते हैं सारे के सारे चैप्टर्स पे, हमें सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने जरूरी होते हैं। ठीक है, तो जो आज पहला पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारी फ्लेमिंगो बुक। और उसका भी कौन सा सेक्शन कवर करेंगे, प्रोज सेक्शन कवर करेंगे। प्रोज यानी जिसमें हम पैराग्राफ, स्टोरीज ये सब पढ़ते हैं, वो वाला सेक्शन कवर करेंगे। अब मैं अगर बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस फ्लेमिंगो बुक के अंदर कितने होने वाले हैं प्रोज सेक्शन के लिए, तो वो देखते हैं जरा। जिसमें जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास 24 रहेंगे, वहीं पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 52 रहेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 15 रहेंगे। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी देखकर, ये पूरी बुक में जो टोटल 8 चैप्टर्स हैं आपके पास उनमें से ही ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 91। अब मैं अगर आगे बढ़ूं इसी प्रकार से तो 24 क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करने बैठोगे बेटा तो कम से कम आपको 120 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि 24 जो है ना ये पैसेज है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, उनमें से आपको आंसर करना है, जिसको लर्न करने में आपको 170 मिनट्स का टाइम लग सकता है। शॉर्ट आंसर्स की बात करूं तो 104 मिनट्स का टाइम आपको 52 क्वेश्चंस के लिए एटलीस्ट चाहिए होगा। और इसका जो लर्निंग टाइम है वो 140 मिनट्स होगा। यानी लॉन्ग आंसर्स की अगर बात करी जाए इसी प्रकार से तो 60 मिनट्स का समय आपको चाहिए होगा और लर्निंग टाइम इसका कितना होगा, 85 मिनट्स। तो सॉल्विंग टाइम ओवरऑल अगर इस किताब की बात करी जाए प्रोज सेक्शन की तो 284 मिनट्स का समय आपको लगेगा। इसी प्रकार से लर्निंग टाइम ओवरऑल की बात करी जाए तो 395 मिनट्स का जो टाइम है वो आपको यहाँ पे लगेगा। स्टार्ट करते हैं जरा और यहाँ से आप चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन जो चैप्टर है इसको किसने लिखा है, अल्फोंसे डॉरेट ने लिखा है। अब दूसरा जो चैप्टर है वो है लॉ स्प्रिंग जिसको लिखा है एनीस जंग ने। थर्ड चैप्टर है डीप वाटर जिसको लिखा है विलियम डगलस ने। फिर फोर्थ चैप्टर है द रैट ट्रैप, सेल्मा लेगेलॉफ ने। फिर फिफ्थ है इंडिगो, लुई फिशर। पोइट्स एंड पैनकेक्स, अशोका मित्रन। द इंटरव्यू का पार्ट 1 जो कि क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है। और पार्ट 2 एन इंटरव्यू विद उम्बर्टो इको ने लिखा है। उसके बाद है गोइंग प्लेसेस जिसको ए.आर. बार्टन ने लिखा है। तो नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हो गए बेटा हमारे पास, नंबर ऑफ चैप्टर्स हो गए 8। यानी टोटल नंबर चैप्टर्स कितने के हैं हमारे पास, 8 चैप्टर्स हैं जिनमें से ये सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। और इन 8 चैप्टर में से 91 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो अगर हम इन 91 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर ले, सॉल्व कर ले, लगा ले तो ये जो 8 चैप्टर है वो आपके कवर हो जाएंगे। तो ऑन एन एवरेज भी अगर मैं बात करूँ ना तो ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चंस जो हैं आपके हर एक चैप्टर पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर पे ऑलमोस्ट इतने इतने जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप यहाँ पे कर रहे होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के पहले लेक्चर के साथ। और ये जो पहला लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 1 पे, द लास्ट लेसन पे। तो द लास्ट लेसन जो चैप्टर है इसमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन 3 पूछे गए हैं, मतलब 3 एक्सट्रैक्ट पूछे गए हैं। इसी के साथ अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो 10 हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं जब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तो एक क्वेश्चन है वो। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 14। ठीक है, 14 क्वेश्चंस जो है वो टोटल यहाँ पे हो गए। अब आगे बढ़ते हैं जरा और यहाँ पे देखते हैं रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब इस एक्सट्रैक्ट को आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से और जितने भी क्वेश्चंस आगे दिए गए हैं उनको आंसर करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे
सबसे पहले देखो जरा प्रीवियस ईयर का यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, यानी सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 से 25 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें हमें देखने को मिला था ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखते हैं जरा, एनसीईआरटी की लाइंस होती हैं जो एग्जाम के अंदर एग्जैक्टली दे दी जाती है और इनमें से ही फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक बार फटाफट से रीड करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस पे। What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches, that was what they had put up at the town hall. My last lesson, my last French lesson, why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not being learning my lessons, for seeking bird's egg or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamill too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. ठीक है, तो अब क्या बोला गया है, अब यहाँ पे बोला गया है कि जो जो फ्रांस है, जो बच्चा है बेटा इस लेसन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो मेन कैरेक्टर है फ्रांस जो है बेटा, उसकी बात करी जा रही है कि वो कह रहा है कि ये सारे वर्ड्स जैसे ही मुझे सुनाई पड़ती है, मेरे कान में आवाज आती है कि दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये जो वर्ड्स थे ऐसा लगा मेरे कानों में तालियों की गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठे। थंडर क्लैप मतलब तालियों की आवाज की तरह गूंज उठे, और मैं बहुत खुश था कि अब से मुझे इस लैंग्वेज को कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। बट सडनली मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि क्यों कभी मैंने सीरियस नहीं लिया, अपनी लैंग्वेज को लर्न करने पे ध्यान नहीं दिया। और जब मुझे ये पता चला कि एम हैमिल जो है वो यहाँ से जा रहे हैं, तो ये सोच कर ही, इस आइडिया को दिमाग में लाकर ही मुझे बहुत ज्यादा एकदम से डर लगने लगा। डर इन द सेंस वो भूल गया इस बारे में कि कितना ज्यादा यहाँ पे वो चिढ़ता था या नफरत करता था एम हैमिल से, वो सारी चीजें वो भूल गया। और उनके रूलर के बारे में, हाथ में स्केल लेके घूमते थे ना वो, जिससे डेस्क पे जिसको बजाया करते थे, तो वो भी, उसके बारे में भी वो भूल गया। और ये भी भूल गया कि हाउ क्रैंकी ही वॉज, मतलब कितना ज्यादा वो शाउट करते रहते थे, डांटते रहते थे, इस बात को भी वो भूल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इस एक्सट्रैक्ट के अंदर से, व्हाट वाज द राइटर्स पर्पस इन यूजिंग द मेटाफोर ऑफ थंडर क्लैप। राइटर ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है थंडर क्लैप। थंडर क्लैप वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे ये पूछा गया है, इसको क्यों यूज किया गया है। तो जो मेटाफर है थंडर क्लैप was used to convey the shock and sudden realization that the narrator experiences upon hearing that it was his last French lesson। मतलब ये दिखाने के लिए बताया गया है यहाँ पे थंडर क्लैप वर्ड को इसलिए यूज किया गया है जिसकी वजह से ये बहुत शॉक हो गए और इनको सडनली रियलाइज हुआ, इनको सडनली इस चीज के बारे में रियलाइज हुआ दैट नैरेटर जो है वो एक्सपीरियंस करता है इन सारी चीजों को अपॉन हियरिंग दैट ये जो लेसन था ना, ये इनका लास्ट फ्रेंच लेसन था, इसके बाद जो लेसन है वो नहीं होने वाला ऐसा कुछ भी। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब आपको इस ब्रैकेट में से कोई एक ऑप्शन जो है, एक वर्ड जो है वो चूज करना है यहाँ पे और देखना है कि कौन सा जो वर्ड है वो सही जाएगा। द यूज ऑफ एक्सक्लेमेटरी marks in the first 5 sentences of the extract serves to express the speakers। मतलब exclamatory marks क्या होते हैं ये, तो जहाँ पे exclamation mark बार बार यूज किया गया है, स्टार्टिंग में सेंटेंस में 5 बार यूज किया गया है, तो ये क्या दिखाता है, ऑथर के किस प्रकार के इमोशंस को दिखाता है, हिडन इमोशंस को या इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा इमोशंस को। तो ये इंटेंस इमोशंस को दिखाता है, वो बताना चाह रहे थे कि कितना ज्यादा ये जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है, उस पर एम्फोसाइज करने के लिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का बार बार यूज किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, complete the following suitably। The activities of seeking birds eggs and sliding on the Saar reveal 2 things about Fran's character before his change in perspective। First, his youthful carefree nature and second, his preference for। मतलब सबसे पहला तो ये पता चला जब उसने बोला कि वो कई बारी वो चाहता था कि सिर्फ वो जाए और बर्ड्स के एग को कलेक्ट करे या फिर जाके आराम से स्लाइड करे, झूला झूले। ठीक है, तो ये सारी चीजें फ्रांस के कैरेक्टर के बारे में क्या बताती है, सबसे पहली तो ये बताती है कि कितना ज्यादा केयरफ्री था वो, मतलब कितना ज्यादा वो सोचता ही नहीं था बाकी चीजों के बारे में सीरियसली। और दूसरी चीज क्या पता चलती है कि वो किस चीज को मायने देता था, किस चीज को प्रेफरेंस देता था, डिस्ट्रैक्शन एंड आउटडोर एक्टिविटीज को। मतलब उसका ध्यान कहाँ रहता था, ज्यादातर आउटडोर एक्टिविटीज की तरफ ही रहता था कि भाई बाहर क्या चल रहा है, उसको ही इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग इन व्हाट इज गोइंग आउटसाइड। वो हमेशा इस चीज में इंटरेस्टेड रहता था कि बाहर क्या चल रहा है। अगला देखते हैं जरा, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द शिफ्ट इन द स्पीकर्स परसेप्शन ऑफ मिस्टर हेमिल कन्वेड
थ्रू हिज रेडीनेस टू फॉरगेट द रूलर। तो अब यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट किया गया है, स्पीकर क्या कहना चाह रहा है इस बात को बताते हुए कि कैसे वो भूल गया उनके रूलर के बारे में, मतलब कैसे वो भूल गया उनके हाथ में जो हमेशा एक स्केल रहता था उसके बारे में। द शिफ्ट इन द स्पीकर्स परसेप्शन, जो ये शिफ्ट आता है ना बेटा स्पीकर के परसेप्शन में मिस्टर हेमल को लेकर, ये रिफ्लेक्ट करता है अ ग्रोइंग सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, कि कैसे उस बच्चे के अंदर एकदम से अपने टीचर के लिए रिस्पेक्ट आ गई, वो अप्रिशिएट करने लग गया, अपने टीचर की तारीफ करने लग गया। बिफोर फ्रांस रिजेंटेड मिस्टर हैमिल्स स्ट्रिक्टनेस एंड हिज रूलर, बट नाउ, मतलब पहले वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज से डरता रहता था और किस चीज से भागता रहता था, मिस्टर हेमिल के रूलर से, जो उनका रूलर था, जो स्केल था उससे डरता रहता था, उनके स्ट्रिक्ट नेचर से भागता रहता था। अब क्या हो रहा है, बट नाउ ही रियलाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेसन्स, बट अब वो इसकी अहमियत को समझ रहा है, एंड द टीचर सिंबलाइजिंग हिज न्यू फाउंड रिस्पेक्ट। तो ये पता चल रहा है कि कैसे उसके अंदर अचानक से रिस्पेक्ट आ गई है अपने टीचर को लेकर। अब एमसीक्यू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट द टेक्सुअल ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट टू इंडिकेटिंग अ सेंस ऑफ पैनिक। इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बहुत क्लोज है, इस बात को दिखा सकता है कि एक सेंस ऑफ पैनिक जो है वो क्रिएट हो गया है यहाँ पे। ओ हाउ सॉरी, मतलब कितना ज्यादा वो एकदम से घबरा गया। तो ए ऑप्शन कह रहा है ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माय लेसन्स, मतलब कितना बुरा लग रहा था मुझे इस बात को जानकर कि मैं आपसे इस चैप्टर को कभी पढ़ ही नहीं पाऊंगा, इन सारी चीजों को पढ़ नहीं पाऊंगा, यानी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाऊंगा। बी ऑप्शन कह रहा है व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मतलब क्या ये लाइन है। या फिर सी कह रहा है ओ द रिचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। या फिर डी कह रहा है एंड एम हैमिल टू। तो कौन सी बात है जो दिखा रही है कि वो एकदम पैनिक में था, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मतलब वो इस बात को लेके ज्यादा स्ट्रेस में था कि उसको अभी तक कुछ लिखना तक नहीं आता है, और ये सारी चीजें अब ऐसी हो रही है, एम हैमिल को यहाँ से जाना पड़ रहा है। व्हाट डज द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट शोकेस, ये जो जितनी भी लाइंस दी गई है नीचे, ये क्या दिखाती हैं, ये क्या दिखाती है एक्सट्रैक्ट में से जो लाइन उठाई गई है। माय बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up। मतलब ये क्या दिखाता है कि यहाँ पे जो फ्रांस है वो कहना चाह रहा है कि ये सारी किताबें जो मुझे एक समय में बिल्कुल बकवास लगती थी, हैवी लगती थी कैरी करने में, लाइक ग्रामर, हिस्ट्री की बुक्स, ये सारी चीजें मुझे बेकार लगती थी, ये सब मेरे एक पुराने दोस्त की तरह थे, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इन पे गिव अप ही नहीं कर पा रहा हूँ, इनको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो ये रियलाइजेशन है, उसकी कंफ्यूजन है, एक्सपेक्टेशन है या अफर्मेशन है, क्या चीज है, तो बेटा उसको रियलाइज हो रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वो रियलाइज कर रहा है कि कितना ज्यादा उसने लापरवाही करी है। अगला जो एक्सट्रैक्ट है वो 2024 में आए हुए पेपर से लिया गया है, और क्या कहता है ये, For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussians. Okay, ठीक है. The Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participants, but I had the strength to resist and hurried off to school. तो अब यहाँ पे जो अब यहाँ पे जो फ्रांस है बेटा, फ्रांस क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि बाहर दिन बहुत ही सुहाना था, बट फिर भी मैंने अपने आप को किसी तरीके से समझाया कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे स्कूल जाना ही पड़ेगा। प्रुशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे और ये सारी चीजें बहुत टेम्पटिंग लग रही थी, आकर्षक लग रही थी, ठीक है। हालांकि मुझे याद भी नहीं था, पार्टिसिपल्स के रूल्स याद नहीं थे जो मुझे एम हैमिल ने याद करने के लिए बोले थे। सो आई वॉज वेरी वरीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। पर मेरे अंदर इस चीज को लेकर बहुत स्ट्रेंथ आई, हिम्मत आई, और मैंने इन सारी चीजों को साइड लाइन किया और डिसाइड किया कि मैं अब स्कूल जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है फर्स्ट। लिस्ट 2 सेंसरी डिटेल्स प्रेजेंट इन द एक्सट्रैक्ट। 2 डिटेल्स बतानी है जो इस एक्सट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो कौन सी सेंसरी डिटेल, सेंसरी यानी जिससे आपको कुछ सेंसेशन फील हो रहा है, जिससे कुछ ऐसा फील हो रहा है, कोई आवाज आ रही है या कोई इमोशन फील हो रहा है, ठीक है। तो साउंड में अगर मैं बात करूं, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, मतलब जंगल में चिड़िया जो थी वो चहक रही थी। और साइट, देखने में अगर कोई चीज सेंसरी लग रही है तो वो कैसी थी, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। कैसा दिन था, बहुत वार्म बहुत ब्राइट डे था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई इज द नैरेटर टेम्प्टेड टू स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स। नैरेटर ऐसा क्यों डिसाइड कर रहा होता है, ऐसा क्यों उसके दिमाग में आ रहा होता है कि वो घर नहीं, मतलब वो स्कूल नहीं जाने वाला है, वो पूरा दिन बाहर बिताने वाला है। इस वजह से
वो बाहर अपना दिन बिताना चाहता था बिकॉज द वेदर इज वार्म, क्योंकि वेदर बिल्कुल वार्म था, ब्राइट था और बर्ड्स चर्पिंग कर रही थी। एंड देयर इज एन इंटरेस्टिंग सीन, बहुत सुंदर सा सीन था। रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे फील्ड में। दीज आर मोर अपीलिंग देन स्टेइंग इंडोर्स टू स्टडी पार्टिसिपल्स। ये सारी चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, मतलब मुझे रोक नहीं रही थी बल्कि मुझे और ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। आई हरिड ऑफ टू स्कूल रेजिस्टिंग। मैं स्कूल की तरफ भागता हूँ, किस चीज से बचता हुआ भागता हूँ? द टेम्पटेशन टू स्टे आउटडोर्स। ठीक है, कि मैं बाहर नहीं रहना चाहता। टेम्पटेशन टू स्टे आउटडोर्स मतलब मैं बाहर रहना चाह रहा था, बट फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश क्या करता हूँ, मैं स्कूल की तरफ जाऊँ। Why does the narrator want to bunk school? स्कूल क्यों बंक करना चाह रहा था वो? बंक का मतलब होता है छुट्टी मार जाना, या फिर बिना बताए चुपचाप से छुट्टी मार जाना घर पे। ठीक है, ही डजंट लाइक टीचर्स, क्योंकि उसको टीचर्स पसंद नहीं थे। ही डजंट लाइक हिज क्लासमेट, उसको अपने क्लासमेट पसंद नहीं थे। या फिर ही वाजंट प्रिपेयर फॉर द टेस्ट ऑन पार्टिसिपल्स, वो पार्टिसिपल्स प्रिपेयर करके नहीं आया था। ही हैड फॉरगेटन टू कंप्लीट हिज होमवर्क, या फिर वो अपना होमवर्क नहीं करके लाया था। तो किस चीज को लेकर वो डिसाइड कर रहा था, सोच रहा था कि वो स्कूल बंक करेगा? तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ही वाजंट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स को उसने प्रिपेयर किया ही नहीं था, इसकी वजह से ही वॉज वेरी अफ्रेड टू गो टू स्कूल। विच ट्रेट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, ट्रेट मतलब क्या ऐसी खूबी है, क्या ऐसा लक्षण है प्रोटैगनिस्ट का? प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो, मेन इस कहानी का जो हीरो है। कौन है हीरो? फ्रांस। ठीक है, तो जो मेन इस कहानी का हीरो है इज रिवील्ड इन द सेंटेंस आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। तो इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है प्रोटैगनिस्ट का, फ्रांस का, जो जो इस सेंटेंस से समझ में आता है कि मेरे अंदर ये हिम्मत आई कि मैं इन सारी चीजों से रेजिस्ट करूं, बच के भागूं? सिंसियरिटी, डिटर्मिनेशन, ब्रेवरी या काइंडनेस? क्या दिखाता है ये चीज? तो ये दिखाता है कि उसके अंदर कितनी डिटर्मिनेशन थी, फिर भी उसने डिसाइड किया कि भाई अब तो कोई फायदा नहीं है, अब तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हेडलाइंस बेस्ट सजेस्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट? इनमें से ऐसी कौन सी लाइन है जो एक्सट्रैक्ट के आइडिया को बिल्कुल सही तरीके से बताती है? एक बार आप रीड करेंगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हेडलाइंस बेस्ट सजेस्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट? द ड्रिलिंग ऑफ प्रेशियन सोल्जर्स, या फिर द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट आउट ऑफ डोर्स? कौन सी लाइन जो है बेस्ट डिस्क्राइब करती है इस एक्सट्रैक्ट की हेडलाइन से? स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे उसने हिम्मत दिखाई, रेजिस्ट किया और नहीं वो नहीं रुका बाहर और स्कूल जाता है। ठीक है, अब ये देखो थर्ड एक्सट्रैक्ट पे हम पहुंच चुके हैं। क्या कह रहा है तीसरा एक्सट्रैक्ट? आई हर्ड एम हैमिल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, you must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time, I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. That's great trouble, Will says. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it? You pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst, poor little France. We have all a great deal to reproach ourselves with. तो मतलब जब जो फ्रांस है वो स्कूल में लेट पहुंचता है और क्लास के अंदर एंटर कर रहा होता है, सो एवरीवन वाज सिटिंग ऑन देयर बेंचेस, हर कोई अपनी सीट पे बैठा होता है। तो जब वो एंटर कर रहा होता है तो उतने में ही जो एम हैमल है वो बोलते हैं, क्योंकि अब जो फ्रांस है ही वाज वेरी स्केयर्ड, उसको डर लग रहा होता है कि अभी मुझे लेट होने के लिए भी डांट पड़ेगी, एंड आई डोंट
इवन नो अ वर्ड, आई डोंट इवन नो अ लेटर अबाउट पार्टिसिपल्स, मुझे एक भी शब्द भी नहीं पता है पार्टिसिपल्स के बारे में, तो डेफिनेटली एम हैमिल मुझे डांटने वाले हैं। तो वो आगे बढ़ता है, जब जैसे क्लास के अंदर एंटर करता है तो उतने में ही एम हैमिल उसको बोलते हैं, आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं लिटिल फ्रांस, ठीक है, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें बैड फील होना चाहिए, अपने आप ही तुम बहुत बुरा फील कर रहे होगे, तुम ही बच्चे सारे के सारे जितने भी यहाँ बैठे हुए हो लोग, तुम ही लोग सोचते थे ना आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब कि हमारे पास बहुत समय है, हम कल याद कर लेंगे, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो हम कहाँ पहुंच चुके हैं, एक ग्रेट ट्रबल है एलसेस में, एलसेस और लॉरेंस दो डिस्ट्रिक्ट थे ना जहाँ पे ये लैंग्वेज थोपी गई थी, तो she puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, अब वो जितने भी लोग हैं ना वो तुम्हें कह पाएंगे कि तुम लोग सिर्फ प्रिटेंड करते हो फ्रेंचमैन दिखने का, बट यू डोंट इवन नो योर लैंग्वेज, तुम अपनी लैंग्वेज को, फ्रेंच लैंग्वेज को ना लिखना जानते हो, ना पढ़ना जानते हो, ना बोलना जानते हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस, मतलब तुम सबसे ज्यादा बुरे नहीं हो, हम सबने ही कुछ ना कुछ गलतियां यहाँ पे करी है। देखते हैं एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, तो ये लाइन जो है एम हैमिल की वो क्या दिखाती है, काइंडनेस को, हैप्पीनेस को, रिग्रेट को या एंथुजियाज्म को, तो तीनों वर्ड्स जो है वो बिल्कुल अलग है, बस सी ऑप्शन को छोड़कर रिग्रेट आंसर सही हो जाएगा कि वो पछता रहे हैं इस बात को बोलते हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद, तो ये चीज जो है वो क्या बताती है और ये ऑप्शन क्या कन्वे करता है रिप्रोच की मीनिंग का, एज रिफ्लेक्टेड इन द अबव लाइन, द प्लेयर रिसीव्ड अ reprimand for breach of rules. The students approached the management with a demand for new canteen. The clerk received a letter of appreciation for his innovative ideas. She could not find a way to broach the subject with her boss. तो अब यहाँ पे इनमें से अभी select the option which conveys the meaning of reproach. reproach का जो मतलब समझाती है उस सेंटेंस को आपको चूज करना है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, द प्लेयर रिसीव द रिप्रीमांड फॉर ब्रीच ऑफ रूल्स, कि मतलब उसको इस तरीके से बताया जा रहा है, डांटने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे तुमने रूल्स जो है वो तोड़े हैं। State whether the following statement is true or false with reference to extract, तो extract देखो और बताओ क्या true है क्या false है। तो M. Hamill endorses the belief that there is plenty of time to learn their language. M. Hamill बोलते हैं कि बहुत समय है तुम्हारे पास, तुम लोग यही बोलते रहते थे ना इस लैंग्वेज को लर्न करने का, तो ये एम हैमिल ने बोला था, बताओ जरा, एम हैमिल बोलते थे ऐसा नहीं, बच्चे बोलते थे ना ऐसा, तो फॉल्स हो जाएगी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं जरा, एम हैमिल जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं बेटा इस चीज को कि अपनी लर्निंग को तुम्हें पुट ऑफ नहीं करना चाहिए था, सेइंग दैट इट हैज लेड टू देयर डाउनफॉल, इसकी वजह से ही तुम लोगों का डाउनफॉल हुआ है। ही डज नॉट एंडोर्स द बिलीफ दैट देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम, वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे होते कि उनके पास बहुत ज्यादा समय है, प्लेंटी ऑफ टाइम है। Complete the sentence appropriately. You must feel bad enough. Through these words, M. Hamill urges the people. मतलब तुम लोगों को बुरा फील होना चाहिए इस बात के लिए, इस बात को बताकर एम हैमिल क्या बोलना चाह रहे थे, बताओ। टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर निग्लेक्ट ऑफ लर्निंग, कि तुम्हें बुरा फील होना चाहिए क्योंकि तुमने हमेशा निग्लेक्ट किया है, इग्नोर किया है, याद नहीं करी है चीजें, उसकी ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है। आइडेंटिफाई द लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट रेनफोर्सेस द थीम ऑफ पेट्रियोटिज्म इन द स्टोरी, मतलब जो इस कहानी के अंदर ये दिखाता है कि ये लोग बहुत बड़े पेट्रियोट थे, मतलब देशभक्त थे। हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, जब वो बोलते हैं ना कि तुम लोग फ्रेंचमैन तो दिखोगे, मतलब तुम फ्रेंच में रहने वाले इंसान हो, फ्रेंच में रहने वाले लोग हो, तुम फ्रांस के सिटीजन हो, बट फिर भी एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, बट फिर भी ना तो तुम बोल सकते हो इस लैंग्वेज को ना लिख सकते हो, कितनी शर्म की ये बात है, ठीक है। तो ये पेट्रियोटिज्म है जो दिखा रहा है लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, द फ्रेज पुट्स ऑफ वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना या डिले कर देना, कि मतलब हर कोई यहाँ पे यही बोलता रहता था कि कल पढ़ लेंगे, बट रियलिटी में देवर नॉट गिविंग द इम्पोर्टेंस टू लर्निंग, वो कभी भी इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे थे इन चीजों को याद करने की। तो बेटा हमने 3 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट किए, अब हम आगे पहुंच चुके हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे, उसके बाद हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इस पूरे चैप्टर के। व्हाट रोल डज द फ्रेंच लैंग्वेज प्ले इन द लास्ट लेसन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नैरेटर्स फीलिंग्स टुवर्ड्स इट, देखो सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026 में ही ये क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें से कौन सा रोल फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो प्ले करती थी लास्ट लेसन के अंदर, और नैरेटर की फीलिंग क्या थी इसके प्रति ये बताओ। तो नैरेटर की फीलिंग कैसी थी फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति, वो शिफ्ट हो जाती है, शिफ्ट फ्रॉम इंडिफरेंस टू डीप एप्रिसिएशन। पहले उसको फ्रांस को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी ये लैंग्वेज, फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा इसके लिए रिस्पेक्ट आ जाती है। व्हेन इट इज नो लॉन्गर अलाउड टू बी टॉट, जब बोल
दिया जाता है, ये ऑर्डर आया होता है कि अब से यहाँ पे पढ़ाई नहीं जा सकती है लैंग्वेज। ऑल्सो फ्रेंच इन द स्टोरी सिंबलाइज, और ये जो फ्रेंच है ये स्टोरी के अंदर ये सिंबलाइज किया गया है द लॉस ऑफ फ्रीडम, की कैसे इनकी आजादी इनसे छीन ली गई। द इम्पोजिशन ऑफ फॉरेन कंट्रोल ओवर द रीजन, कैसे दूसरे लोग जो थे वो इनके ऊपर कंट्रोल करने लग गए। देयरफॉर द नैरेटिव्स सेंस ऑफ लॉस एंड रिग्रेट रिफ्लेक्ट्स द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंज। तो ये इसी तरीके से दिखाता है कि कैसे नैरेटिव के अंदर बदलाव आया, चेंज आया। अब वही लाइन उठाई गई है बेटा जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन थी, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो। आप भी यही बोलते रहते हो ना कि मेरे पास बहुत समय, मैं कल याद करूंगा, कल पढ़ूंगी, कल पढ़ूंगा, बट वो टाइम कभी आता ही नहीं है। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो हम कहाँ पहुंच चुके हैं। व्हाट डज एम हैमिल मीन टू कन्वे थ्रू दीज लाइन, एम हैमिल इन लाइन के जरिए क्या बोलना चाहते हैं। देखो सीबीएसई 2025 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एम हैमिल कन्वेज अ पावरफुल मैसेज, एम हैमिल एक बहुत पावरफुल मैसेज पहुंचाना चाहते हैं इसके द्वारा अबाउट द डेंजर्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, कि कैसे इंसान प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब टाल मटोल करते रहना। द रिग्रेट ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, कैसे फिर उसके अंदर सिर्फ पछतावा रह जाता है कि वो सारी अपॉर्चुनिटीज को, जितने भी अवसर उसको मिले, मौके मिले, उनको खो चुका है। एंड द irrepressible value of one's mother tongue, he highlights how the students and villagers assumptions of having endless time to learn French led to its eventual loss when the Prussians took over, resulting in a deep belated understanding of their language true significance, कि किस प्रकार से इनका जो लॉस है वो एक प्रकार से होता है और जो प्रुशियंस हैं वो इनके ऊपर टेक ओवर कर लेते हैं। और क्या होता है भाई, जिसकी वजह से जो डीप और बिलेटेड अंडरस्टैंडिंग है इनके अंदर आती है अपनी लैंग्वेज को लेकर। मतलब ये समझते तो है कि हमें हमारी लैंग्वेज को पढ़ना जरूरी था, बट ये बात जब इनको समझ में आती है जब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीबीएसई 2024 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देख रहे हो कॉन्टिन्यूसली हर एक साल के अंदर इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देयर इज वेरी हाई चांस कि इस ईयर भी इससे क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसीलिए बहुत ध्यान से पढ़ लो। वी मिस अ थिंग व्हेन वी आर इन फियर ऑफ लूजिंग इट, substantiate this statement with two examples from the last lesson, how the people in the story suddenly realized how precious their language was to them. तो we miss a thing when we are in fear of losing it, मतलब हम उस चीज को खो देते हैं जब हमारे अंदर उस चीज को खोने का डर आ रहा होता है, उस समय तक हम इस चीज को खो चुके होते हैं। तो लास्ट लेसन के अंदर, चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि द पीपल रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज, ये लोगों को तब समझ में आती है उसकी अहमियत जब वो उस लैंग्वेज को खो चुके होते हैं। एम हैमिल अनाउंस करते हैं कि उनका लास्ट लेसन है। फ्रांस रिग्रेट्स नॉट लर्निंग हिज लेसन्स अर्लियर, फ्रांस इस बात पे बहुत ज्यादा पछता रहा था कि उसने कभी वो पढ़ नहीं पाया इस लैंग्वेज को, इस चैप्टर को। द विलेजर्स हु नेवर अटेंडेड स्कूल, मतलब वो विलेजर्स, वो गांव के लोग जिन्होंने कभी भी स्कूल को अटेंड किया ही नहीं था। सिट क्वाइटली टू शो रिस्पेक्ट फॉर द लैंग्वेज दे आर लूजिंग, वो चुपचाप से बैठे रहते हैं और रिस्पेक्ट शो करते हैं किस चीज के लिए, जिस लैंग्वेज को वो खो चुके हैं उस चीज के लिए रिस्पेक्ट शो करते हैं। बट वॉज द थंडर क्लैप द नैरेटर रिसीव्ड एज एम हैमिल बिगिन द लेसन, तो क्या चीज है जो थंडर क्लैप की तरह सुनाई पड़ती है। देखो क्वेश्चन सेम वैसे ही सा है, बस वो पैसेज के अंदर दिया गया था और यहाँ अलग से दिया गया है। 2024 में ही ये क्वेश्चन दिया गया। कौन से वर्ड्स ऐसे थे जो थंडर क्लैप की तरह थे। थंडर क्लैप क्या था भाई, जैसे ही एम हैमिल ने बोला दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वुड नो लॉन्गर बी टॉट, कि अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन जो कि जर्मनी में जगह है, वहां से ऑर्डर आया है कि स्कूल्स में अब सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा पढ़ाई जाएगी, दैट इज जर्मन। फ्रांस रियलाइज इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रांस को इस बात का अंदाजा लगता है, तब जाके उसको समझ में आता है कि ये उसका लास्ट फ्रेंच लेसन था। एंड फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग मोर, और इस बात के लिए उसको बहुत बुरा फील होता है कि उसने पढ़ाई ही नहीं करी। What was more tempting for France than the rule for participles? Did he get tempted? मतलब क्या चीज थी जो उसको और ज्यादा ललचा रही थी, क्या चीज थी जो उसको फ्रेंच लेसन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी उस टाइम, क्योंकि दिन बड़ा ही सुनहरा सा था, वार्म था, सनी वेदर था, धूप निकली हुई थी अच्छी सी, एंड द बर्ड्स चर्पिंग मोर टेम्पटिंग, ये सारी चीजें इसको बहुत टेम्पटिंग लग रही थी, आकर्षक लग रही थी, ललचा रही थी। देन लर्निंग द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, उसका मन ही नहीं था कि वो स्कूल जाए और पार्टिसिपल्स पढ़े जाके। ही ऑल्सो सॉ द प्रुशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग, वो देखता है प्रुशियन सोल्जर्स जो है वो ऐसे ऐसे करके, देखते हो ना आप जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो इस प्रकार से करके हैंड्स को मूव करके मार्चिंग कर रहे होते हैं, तो वो ड्रिलिंग कर रहे होते हैं। फॉर अ मोमेंट ही थॉट ऑफ स्किपिंग स्कूल, के दिमाग में एक बार को आता भी है ख्याल कि वो स्कूल ना जाए, बट ही रेजिस्टेड एंड वेंट टू क्लास इंस्टेड, बट फिर भी वो इग्नोर करता है चीजों को, कोशिश करता है साइड करने की और स्कूल जाता है।
Why were the villagers seated on the back benches? तो जितने भी गांव के लोग थे बेटा ये बैक बेंचेस पे क्यों बैठे हुए थे, पीछे क्यों बैठे हुए थे? Villagers were seated on the back benches. सारे के सारे villagers बैक बेंचेस पे इसलिए बैठे हुए थे क्योंकि वो रिस्पेक्ट शो करने आए थे एम हैमिल को. They felt sorry for not learning French when they had the chance. मतलब वो इस बात के लिए बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं कि जब उनके पास मौका था तब उन्होंने इस लैंग्वेज को कभी पढ़ा ही नहीं. They came to thank him for his years of teachings and to honor the language they were losing. तो यहाँ पे उसको थैंक करते हैं वो यहाँ पे आके कि किस तरीके से जो विलेजेस हैं वो थैंक करने के लिए एमएमएल को यहाँ पे आए थे कि किस तरीके से उन्होंने 40 साल तक अपनी सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करी, ठीक है, और अब वो यहाँ से जा रहे हैं और उनको बहुत दुख है इस बात का कि वो लोग अपनी लैंग्वेज खो रहे हैं. एक्सप्लेन द इन्फ्रेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइन्स. अब इस लाइन को समझना है और इस लाइन में से क्या लेसन आप लर्न कर सकते हो या निकल सकती है बात वो बतानी है. विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स. मतलब क्या अब ये पीजन्स को भी फोर्स करेंगे, यानी जो कबूतर होते हैं उनको भी फोर्स करेंगे कि आप जर्मन में ही गाओ. तो ये क्या किसके लिए बोला गया? ये बोला गया है कि किस तरीके से जो जर्मनी के लोग हैं यानी जो बर्लिन के लोग हैं उन्होंने कैसे इनके ऊपर अपनी जो लैंग्वेज है वो थोप दी है. जो प्रूशिया है उसने अपनी लैंग्वेज इनके ऊपर थोप दी है और इनसे बोला जा रहा है कि अब से आपको सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा. तो क्या इतना ज्यादा रूड हो चुके हैं ये लोग, क्या इतना ज्यादा क्रूअल हो चुके हैं? अब क्या ये जो पीजन्स यहाँ पे घूम रहे हैं इनको भी बोलेंगे क्या कि तुम फ्रेंच लैंग्वेज में बात मत करो, यू मतलब तुम्हें अब से क्या करना है, तुम्हें स्पीक करनी है कौन सी लैंग्वेज? जर्मन लैंग्वेज. तो ये मजाक में फ्रांस बोलता है ऐसा, ठीक है, ये लाइन मजाक में फ्रांस बोलता है. ये फ्रांस की सैडनेस को दिखाता है कि फ्रांस कितना दुखी है, कितना कंफ्यूज है कि कैसे उसने अपनी फ्रेंच आइडेंटिटी खो दी है. ही वंडर्स इफ इवन नेचर लाइक द पीजन्स विल बी फोर्स्ड टू फॉलो द न्यू जर्मन रूल सिंबलाइजिंग द लॉस ऑफ देयर कल्चर एंड लैंग्वेज. कि किस प्रकार से उनकी लैंग्वेज चली गई उनके पास से, किस प्रकार से उनका कल्चर उनसे छीन लिया गया. What were France feeling as he set out for school and why? फ्रांस की क्या फीलिंग होती है जब वो स्कूल के लिए निकल रहा होता है और क्यों? 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया. फ्रांस फेल्ट वरिड एंड ही सेट आउट फॉर स्कूल. फ्रांस बहुत टेंशन में होता है इस बात को देखकर, बहुत वरिड होता है. ही वॉज लेट, वो लेट हो गया था, और फियर था मतलब डरा हुआ था कि उसको अब उसको डांट पड़ेगी. स्कॉल्डेड, किससे डांट पड़ेगी? एम हैमिल से डांट पड़ेगी. ही ऑल्सो हैडंट स्टडीड फॉर द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स. उसने पढ़ाई भी नहीं करी थी, पार्टिसिपल्स भी लर्न नहीं करे थे, तो इसीलिए इतना ज्यादा डरा हुआ था वो. ही वुडंट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. उसको लग रहा था कि अगर उससे क्वेश्चन पूछ दिया गया तो वो आंसर ही नहीं कर पाएगा. इसी वजह से ही वॉज वेरी नर्वस एंड अनश्योर. When do the residents of Alsace realize how precious their language is to them? मतलब एल्सेस के रहने वाले निवासी, एल्सेस के रहने वाले लोग, उनको कब समझ में आती है ये बात कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितनी ज्यादा जरूरी थी? सीबीएसई 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया. तो बेटा उन लोगों को तब ये बात समझ में आती है जब ये अनाउंस कर देते हैं हैमिल कि ये अब से उनको फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और ये लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का. द रेजिडेंट ऑफ एल्सेस रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज व्हेन एम हैमिल अनाउंसेस दैट फ्रेंच विल नो लॉन्गर बी टॉट, कि अब उनको नहीं पढ़ाई जाएगी ये भाषा. दे अंडरस्टैंड दे आर लूजिंग देयर लैंग्वेज. तब उनको समझ में आता है कि उनसे उनकी भाषा छीन ली जा रही है और वो रिग्रेट फील करते हैं, वो बहुत पछताते हैं इस बात पे. द विलेजर्स हु नेवर वेंट टू स्कूल, मतलब वो गांव के लोग जो कभी स्कूल गए ही नहीं थे, वो तक आज यहाँ पे स्कूल के अंदर प्रेजेंट थे ऑनर करने के लिए अपनी लैंग्वेज को और एम हैमिल की टीचिंग को रिस्पेक्ट पे करने के लिए वो यहाँ पे आए थे. थैंक यू बोलने के लिए वो यहाँ पे आए थे. Why was M. Hamill dressed in formal clothes in school? सीबीएसई 2023 में अगेन क्वेश्चन पूछा गया कि एम हैमिल ने उस दिन फॉर्मल क्लोथ्स क्यों पहने हुए थे? तो एम हैमिल वाज ड्रेस्ड इन फॉर्मल क्लोथ्स. इन्होंने फॉर्मल क्लोथ्स किस लिए पहने हुए थे? बिकॉज इट वाज हिज लास्ट लेसन, क्योंकि उनका आखिरी लेसन था. ही वांटेड टू शो रिस्पेक्ट फॉर द ओकेजन एंड फॉर हिज स्टूडेंट्स. वो क्या करना चाहते थे? रिस्पेक्ट शो करना चाहते थे इस ओकेजन पे और स्टूडेंट्स को. ही हैड पुट ऑन हिज बेस्ट क्लोथ्स टू ऑनर द फ्रेंच लैंग्वेज. उन्होंने अपने बेस्ट जो कपड़े थे वो पहने थे. एंड टू मार्क द एंड ऑफ हिज टीचिंग इन एल्सेस. ये दिखाता है कि कैसे उनकी जो टीचिंग करियर था वो यहाँ पे उन्होंने एंड कर दिया था. The last lesson reflects the flaws in human character that led to the sad plight of people in Alsace. Substantiate your answer with evidences from the text. तो अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है और इसको देखते हैं जरा. एक मात्र ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है इसको समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से. कह रहा है कि जो लास्ट लेसन चैप्टर है कैसे दिखाता है कि ह्यूमन कैरेक्टर के अंदर फ्लॉज होते हैं, कमियां होती है और उसको बाद में वो चीजें रियलाइज होती है. तो लास्ट लेसन जो चैप्टर है shows how people in Alsace neglected their language, कि कैसे लोगों ने हमेशा अपनी लैंग्वेज को निग्लेक्ट किया, हमेशा इग्नोर किया.
एजुकेशन को इग्नोर किया, विच लेड टू देयर सैड सिचुएशन। इसकी वजह से ही आज वो एक ऐसी सिचुएशन के अंदर फंस चुके थे। फ्रांस रिग्रेट्स नॉट लर्निंग हिज लेसन्स अर्लियर। फ्रांस को इस बात का पछतावा होता है कि वो पढ़ नहीं पाया कभी भी अपनी लैंग्वेज को पहले। रियलाइजिंग ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट इन फ्रेंच। उसको तो ये भी नहीं पता था कि कितना उसको फ्रेंच में कैसे लिखना है, क्या करना है। ही हैड वेस्टेड टाइम। उसने बहुत जो समय बर्बाद किया। सीकिंग बर्ड्स एग, प्लेइंग इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। एम हैमिल ऑल्सो बिकेम द पेरेंट्स फॉर नॉट पुशिंग देयर चिल्ड्रन टू लर्न। ठीक है, तो वो क्या करता था, वो पढ़ता नहीं था, पढ़ने के बजाय वो खेलता रहता था। ठीक है, और एम हैमिल भी ब्लेम करते हैं पेरेंट्स को कि आप लोगों ने कभी बच्चों को ये प्रेशर ही नहीं बनाया कि उनको पढ़ना भी है। दे प्रेफर सेंडिंग देम टू वर्क रादर देन टू स्कूल। उन्होंने उनको अपने साथ, बच्चों को अपने साथ फील्ड्स पे काम पे लगा लिया और स्कूल में नहीं भेजा। विलेजर्स भी इस बात का बहुत पछतावा फील करते हैं कि उन्होंने कैसे स्कूल कभी अटेंड नहीं किया। व्हेन दे हैड द चांस, जब उनके पास चांस था, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। दे नाउ रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट द फ्रेंच लैंग्वेज इज। तब उनको समझ में आता है कि उनकी जो भाषा थी वो उनके लिए कितनी जरूरी थी। बट इट इज टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी थी। द फ्लॉज इन ह्यूमन कैरेक्टर सच एज लेजीनेस एंड निग्लेक्ट कंट्रीब्यूट टू देयर लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। मतलब इंसान के अंदर जो ये कमियां होती है ना, कि वो हमेशा लेजीनेस दिखाता रहता है, आलसीपना जो है वो, आलसपना जो है वो दिखाता रहता है, और निग्लेक्ट करता रहता है, इग्नोर करते रहता है अपनी लैंग्वेज को, अपनी आइडेंटिटी को। इसकी वजह से कितनी सारी चीजें, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज वो लाइफ के अंदर खो देता है। आई होप आपको अभी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा पूरा का पूरा जो चैप्टर है, और अच्छे से समझ में आई होंगी चीजें कि किस तरीके से इसमें बताया गया, इंपॉर्टेंस के बारे में लैंग्वेज की बताया गया, कि कैसे इंसान को प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी चाहिए, किस प्रकार से है जो ये थॉट्स उसके दिमाग में आते रहते हैं ना, कि ठीक है कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, ये सारी चीजें एक ट्रैप है। और इस ट्रैप में इंसान जब फंस जाता है ना, तब उसको समझ में आती है ये सारी चीजें। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको अच्छी तरीके से ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने कराए वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, जब हम जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इस सीरीज में उसको कंप्लीट कर रहे होंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।